और बस यहीं से कांग्रेस एक बार फिर बुरी तरह फंस गई है। क्या है पूरा? नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत अपडेट और मैं हूं आपके साथ सौम्या अवस्थी। उत्तर प्रदेश की राजनीति में आज एक बार फिर पश्चिमी यूपी चर्चा का केंद्र है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री लगातार इस बेल्ट को टच कर रहे हैं और लगातार दौरे कर रहे हैं। बता दें कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में आज एक बार फिर से पश्चिमी यूपी की चर्चा तेज हो चुकी है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने करोड़ों की सौगात दी है, कई परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया है। आज इसी मुद्दे पर हम बहस करने जा रहे हैं। क्या उत्तर प्रदेश की इस पश्चिमी बेल्ट में जो लगातार भारतीय जनता पार्टी को झटके लग रहे हैं, उसके बाद इस पर पूरा फोकस किया जा रहा है। अगर बात करें अभी लोकसभा चुनावों की, तो यहां पर सीटें घटती हुई पाई गई और माना जा रहा है कि किसानों की नाराजगी थी, इस वजह से इतना बड़ा झटका यहां पर लगा। उत्तर प्रदेश की राजनीति में पश्चिमी यूपी बहुत अहम भूमिका रखता है। साथ ही आपको यह भी बताते चले कि योगी आदित्यनाथ यहां पर पहुंच रहे हैं। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को घेरने का काम किया जा रहा है। साथ ही साथ आपको यह भी बताते चले कि करोड़ों की सौगात से, लोकार्पण से यहां पर किसानों को साधने की कोशिश की जा रही है, युवाओं को साधने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि इन्हीं की नाराजगी साफ तौर पर पिछली बार देखने को मिली थी और वोट परसेंटेज बहुत घट गया था। अगर बात करें 2019 के लोकसभा चुनावों की, तो तकरीबन 41%, माफ कीजिएगा, तकरीबन 49% तक यहां पर वोट शेयर था, जो कि 2024 में 41% तक आ गया। यानी इसमें सीधे नीचे गिर गया वोट परसेंटेज। और बता दें कि अब राजनीति है 2027 के चुनाव को लेकर, तैयारी है 2027 के चुनावों को लेकर। भारतीय जनता पार्टी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती अपने इस बेल्ट को लेकर के और पूरी तरीके से साधने का प्रयास किया जा रहा है। आज इसी खबर पर बहस होगी और हमारे साथ दिनेश तिवारी, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, जुड़ेंगे, जितेंद्र सिंह मल्ली, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, जुड़ेंगे और डॉक्टर सुनील कौशिक, वरिष्ठ पत्रकार के रूप में जुड़ेंगे। तो देखिए, साफ है क्योंकि अब लगातार दौरे कर रहे हैं मुख्यमंत्री। ये मेगा दौरा माना जा रहा है पश्चिमी यूपी का। तो आज इसी पर बहस होगी, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए पश्चिमी यूपी का दौरा है। क्या ये दौरा विकास और कानून व्यवस्था की समीक्षा है या 2027 की चुनावी तैयारी? क्या पश्चिमी उत्तर प्रदेश आज भी यूपी की सत्ता की सबसे बड़ी चाबी है? तो चलिए, हमारे साथ हमारे तीनों मेहमान जुड़ चुके हैं, दिनेश तिवारी, जितेंद्र सिंह मल्ली और डॉक्टर सुनील कौशिक। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं दिनेश तिवारी जी आपके पास आऊंगी, डिबेट की शुरुआत आपसे करूंगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का ताबड़तोड़ पश्चिमी यूपी का दौरा, इसे कैसे देख रहे हैं? अनम्यूट कीजिए तिवारी जी। तिवारी जी अनम्यूट कर लीजिए, आवाज नहीं आ रही है। हेलो जी सर, आपको सुन पा रहे हैं? हेलो, अब आवाज आ रही है? आपकी आवाज आ रही है सर, जवाब दें। मैं पहले तो आपको सबको नमस्कार, और दूसरा जो आपने सवाल किया कि माननीय मुख्यमंत्री जी 2017 से जो विकास की यात्रा शुरू किया था, वो लगातार वह यात्रा बढ़ता जा रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप देख रहे होंगे सरकार ने पहले दिन से ही, चाहे वो सर्जिकल स्ट्राइक रहा हो, चाहे वो विकास के जितने भी आयाम होते हैं, जैसे पहले उत्तर प्रदेश एक्सप्रेस वे के रूप में नहीं जाना जाता था, आज एक्सप्रेस वे के रूप में जाना जा रहा है। उत्तर प्रदेश में एयरपोर्ट नहीं थे पहले, आज उत्तर प्रदेश में 7 एयरपोर्ट बन चुके हैं। पहले उत्तर प्रदेश में हर जनपद में मेडिकल कॉलेज नहीं थे, आज हर जनपद में मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं और बने भी हैं। और साथ साथ में हर मंडल में एक एक विश्वविद्यालय माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी बना रहे हैं, ताकि लोगों को सरकार की जो शिक्षा है, स्वास्थ्य है और साथ में नौकरी भी वो सभी लोगों को मिल सके। ये सरकार ने, योगी सरकार ने काम करने का काम किया है। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जहां बात है, आप देख सकते हैं, मैं तो आज हाथरस में हूँ, मैं तो देख रहा हूँ बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। मैं हाथरस में हूँ और मैं देख भी रहा हूँ कि बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। जहां पर पहले
लोग चलने पर डरते थे, कानून व्यवस्था एकदम खराब थी, हर साल हर महीने दंगे हुआ करते थे। आज कानून व्यवस्था, कानून का राज है, योगी मॉडल का राज है। इसी योगी मॉडल के राज को भारत के विभिन्न प्रांतों में लोग इसको जो है एक्सेप्ट कर रहे हैं। ये आपने देखा होगा, सारे लोगों ने देखा होगा। तो भारतीय जनता पार्टी का जो पहले दिन ही है, सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विश्वास, ये 7 मंत्र के साथ, माननीय प्रधानमंत्री जी के मंत्र के साथ आगे बढ़ने का काम करें। ठीक है। जितेंद्र सिंह मल्ली जी, देखिए तूफानी दौरे मुख्यमंत्री आदित्यनाथ के, और लगातार ये दौरे कर रहे हैं, करोड़ों की सौगात दी जा रही है, लोकार्पण किया जा रहा है, जनता का यहाँ पर जनादेश भी देखने को मिल रहा है, उत्साह देखने को मिल रहा है, उनकी जनसभाओं में भारी भीड़ है। आपको डर लग रहा है? समाजवादी पार्टी को डर लग रहा है? पहले तो सभी को समाजवादी परिवार की तरफ से प्यार भरा नमस्कार। आपका जो सवाल है, डर लग रहा है, भय लग रहा है, डर और भय अगर हम लोग करते तो राजनीति में नहीं होते। और दूसरी बात, अगर आपको, पहली बात ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आप चैनल के माध्यम से बताने का काम कर रही हैं कि जो सरकार है वो लोगों को डराने का काम कर रही है, भय बनाने का काम कर रही है। और शायद इसी का लिए जो पीला पंजाइन का मॉडल है वो आज प्रदेश की जनता देख रही है। नहीं मल्ली किस जी, तरीके से, नहीं मल्ली जी, थोड़ा आपने गलत इसको ले लिया। मेरा कहने का ये मतलब नहीं था। मैं आपसे ये कहना चाह रही थी, जब सरकार काम कर रही है तो विपक्ष कैसे अपने आप को प्रस्तुत करेगा जनता के सामने? तो घबराहट तो होती है कि हमारी क्या तैयारी है, हमारी क्या प्लानिंग है। मेरे माध्यम से इसको गलत इंटरप्रेट मत करिए। कोई बात नहीं, अगर आप, मैं इंटरप्रेट सही कर देता हूँ। मैम, ये अन्य लोगों से बोलिए कि जो पीछे इनकी बैकग्राउंड नॉइज आ रही है, कृपया उसे बंद कर लें ताकि मैं अपनी बात स्पष्ट तरीके से रख पाऊँ। मुझे बैक नॉइज बहुत आ रही है, इन लोगों से कहिए म्यूट कर लें। 99 का क्वालिटी ऐसी हो कि 2-4 साल चले। डॉक्टर सुनील कौशिक जी, आप भी अपने आप को म्यूट कर लें, और सर आप भी, दिनेश जी आप भी म्यूट कर लें। जब आपकी बारी आए तो खुद को अनम्यूट कर लीजिएगा, जिससे दूसरे लोग बैकग्राउंड से लगातार आवाज आ रही है। प्लीज आस्क देम टू म्यूट देम। जितेंद्र सिंह मल्ली जी। हेलो जी मल्ली जी बोलिए। तो हेलो जी जितेंद्र जी, आप सुन पा रहे हैं? क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? जी आपकी आवाज आ रही है। शायद कोई टेक्निकल एरर है, मेरा नेटवर्क। सर आपकी आवाज मुझ तक पहुंच पा रही है? तो जैसा कि मैं बता रहा था, जो आपका सवाल है कि ये दौरे पे दौरा कर रहे हैं, मैं कहना चाहूंगा कि दौरे को थोड़ा सा और बढ़ा दें आगे को। और सोनम वांगचुक जी जो धरने पे बैठे हैं, देश की शिक्षा पद्धति पे सवाल उठा रहे हैं, कम से कम 4 कदम और चल के उनकी सुध भी ले लें। आज 19 दिन से ज्यादा, शायद आज 20वां दिन है, वो भूख हड़ताल पे बैठे हैं और इतनी संवेदनहीनता हो गई है कि उनका हाल जानने की कोशिश नहीं की जा रही। एक तरफ जब अन्ना आंदोलन चल रहा था तो पूरा मीडिया दिन भर उनकी खबरें बता रहा था, और यहां आज वो सुर्खियों से भी गायब है। आज उनकी कोई बात करने वाला नहीं, आज उनकी कोई सुध कर लेने वाला नहीं। आज वो, ठीक है सरकार तो उनकी अनदेखी कर रही है, वो एक बात है, लेकिन मुझे इस बात का भी दुख है कि मेन स्ट्रीम मीडिया से, जहां दिन भर अन्ना आंदोलन चलाया जाता था, आज सोनम वांगचुक जी के बारे में बात करने से भी शायद मीडिया डर रहा है। खैर, समय है, समय बदलेगा, लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि देश की शिक्षा पद्धति पर जो प्रहार किया जा रहा है, जैसे लगातार पेपर लीक का मसला हो, और अभी जैसा सभी ने देखा। ठीक है सर, मैं मुझे बात कंप्लीट कर लेने दीजिए। मुझे मालूम है कि मैं जब बात कर रहा हूँ आपके मन में सवाल आ गया होगा, लेकिन मुझे बात कंप्लीट कर लेने दीजिए। आराम से सवाल पूछिएगा। नहीं, सवाल इसलिए है सर क्योंकि हमारा ये आज का डिबेट का टॉपिक नहीं है, इसलिए मैं चाहूंगी कि आप डिबेट के टॉपिक पे रहें प्लीज। नहीं, मैं डिबेट पे टॉपिक पे ही हूँ, तो क्या मैं वाहवाही करने लग जाऊं योगी सरकार की? क्या मैं ये ना पूछूं कि उनको सोनम वांगचुक जी का हाल लेने जाना चाहिए था? क्या उस बात को छोड़ दिया जाए, या उनके दौरों के बारे में यहाँ पे प्रचार करूं? मैं जानना चाहता हूं कि आज एक धरने पे बैठा व्यक्ति, अनशन पे बैठा है, उसकी हाल जानने की क्या संवेदना नहीं है?
या मैं प्रचार करूं कि वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ये लोकार्पण करते घूम रहे हैं? काहे का लोकार्पण? लखनऊ और कानपुर एक्सप्रेस का उद्घाटन से पहले मिट्टी धंसने लग गई, मीडिया की न्यूज से गायब था, उस पर बात नहीं हो रही। जौहर यूनिवर्सिटी को गिराने की बात चल रही है। आपको चैनल के माध्यम से मैं बता देना चाहता हूं, एक तो वो लोग अवैध थे जिन्होंने आज से सैकड़ों जमीन साल पहले पर, किसानों की जमीन पर जब यूनिवर्सिटी बनी है तो उसको तो सरकार उस पर संज्ञान तो लेगी ना सर। सौम्या अवस्थी जी, पहले अपनी जानकारी दुरुस्त कर लीजिए। वो इसलिए उसको गिराने का आदेश नहीं है कि वो किसानों की जमीन पे बनी है। सर वो कितने इसलिए कहा मुकदमे गया तो है कि वो चल रहे नक्शा पास नहीं हैं, है। किसानों ने तो कितनी शिकायतें तो किसानों ने की थी ना कि जबरन हमसे जमीनें ली गई, कम सौम्या पैसे दिए अवस्थी गए, जी, तो मुकदमे तो उस पर भी चल रहे हैं ना। सौम्या अवस्थी 38 जी, भवन ऐसे हैं जो अवैध है, तो उनको गिराने की बात चल रही है। मेरी जानकारी दुरुस्त है। सौम्या अवस्थी जी, पहले नॉलेज अपडेट करिए। उसका मसला जो जमीन का मसला था वो सुप्रीम कोर्ट से खारिज हो चुका है। प्लीज बी अपडेटेड। और जो अब अवैधीकरण का बात आया है, वो जो वहां का डिपार्टमेंट है उसने कहा कि नक्शा पास नहीं था। और आपको जानकारी होनी चाहिए कि जब वो बिल्डिंग बनी थी तो वो उस प्राधिकरण के अंतर्गत नहीं आता था, वो प्राधिकरण बाद में आया। और हालांकि उस पर कोर्ट पे जाया जाएगा। मैं आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूं, गौर से सुन लीजिएगा। एक वो लोग थे जिन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय को ढाया था, आज तक गालियां खा रहे हैं। और एक ये सरकार है, ये इनके ताबूत में आखिरी कील का काम करेगी। अगर ये इनका पीला पंजा बुलडोजर इस यूनिवर्सिटी पे चलेगा, ये इस देश की शिक्षा नीति के साथ खिलवाड़ पूरा देश और प्रदेश कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। दौरे पे दौरा करिए, भ्रमण करिए, घूमिए फिरिए। तो समाजवादी पार्टी जैसे आजम आपके- खान के साथ है सर, समाजवादी पार्टी आजम खान के साथ खड़ी है। बिल्कुल साथ में खड़ी है, साथ कैसे? में बिल्कुल खड़ी है। कैसे? आजम खान के साथ ही नहीं, कैसे खड़ी है? आजम खान जी के साथ ही नहीं, पूरी शिक्षा नीति के साथ। ठीक है, जो आपने जो- हिदायत दी है वो तो मैं उस बात को तो समझ गई, लेकिन आजम खान के साथ आप लोग खड़े हैं समाजवादी पार्टी खुल के? नहीं, बिल्कुल जिसे खड़ी है, ऊपर खुल के से खड़ी छूकर है। भाग जाएंगे। खुल के खड़ी होने की क्या परिभाषा है? आपके लिए खुल के खड़ा होना किसके कहते हैं मैं बता दूं। वैसे कैसे खड़ी है, मैं तो आपको बता रहा हूं, खुल के खड़ी है। समाजवादी पार्टी तो क्या हर मतलब उस सर, व्यक्ति क्या के साथ प्लान खड़ी है आप लोगों का? आप लोग जिसका किस ये तरीके से दमनकारी एक्शन सरकार- लेंगे? आप लोगों का प्लान क्या है? सिर्फ मुंह जबानी या ट्वीट कर नहीं, देना? प्लान भी अगर हम प्लान आपको बता देंगे तो फिर तो एंटी सर प्लान यही तो समाजवादी पार्टी की खासियत है, यही तो समाज समाजवादी पार्टी की खासियत है कि वो कभी अपने प्लान्स नहीं बताती, क्योंकि आपके पास कोई प्लान है नहीं, इसलिए आप लोग कभी प्लान बताते नहीं है। खैर, अब मैं नहीं, वरिष्ठ ये मैडम पत्रकार देखिए, के पास पत्रकार जाना चाहूंगी। महोदय, मल्ली जी वापस आपके पत्रकार पास आऊंगी। महोदय, वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ महोदय, डॉक्टर सुनील कौशिक जुड़े हुए हैं। सर, आज का जो हमारा टॉपिक है, समाजवादी पार्टी बिल्कुल उससे प्लान नहीं है। ठीक है, समाजवादी Please be पार्टी fair। बिल्कुल उससे ये अलग आपको बात जज कर रही है, करने का लेकिन कोई मैं अधिकार अपने नहीं टॉपिक देता कि पे आप रहूंगी बताएं कि जो हमारे मेरे पास कोई डिबेट प्लान का नहीं है। टॉपिक है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पश्चिमी यूपी का ताबड़तोड़ दौरा कर रहे हैं। माना यह जा रहा है, पिछले अगर चुनावों का हम रिकॉर्ड उठा करके देखें तो यहां पर 2019 के लोकसभा चुनावों में और 2024 के लोकसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी नीचे आई है। 4 से 5% वोट शेयर डाउन हुआ है और ऐसे ही विधानसभा चुनावों में भी हुआ है। तो अब इस वोट परसेंटेज को मजबूत करने के लिए और दोबारा ये चीज रिपीट ना हो, इसके लिए माना जा रहा है कि ये दौरे चल रहे हैं और लगातार योजनाएं दी जा रही है, लाभ पहुंचाया जा रहा है जनता को। देखो, राजनीतिक रूप से समाजवादी पार्टी प्रदेश की बड़ी पार्टी है। उसको जनता के बीच किन मुद्दों को लेकर के जाना है और किस समय जाना है। 2022 देखेंगे जब योगी जी 55 रैली करते तब पहली रैली अखिलेश यादव जी ने। तो ये समाजवादी पार्टी को समझना है, सोचना है। उनको जितेंद्र सिंह जी कह रहे थे कि मुझे वाई करनी है योगी जी की यात्रा। जितेंद्र जी वाई नहीं करनी है। विपक्ष में होने सर आपकी आवाज थोड़ी कम आ रही है, थोड़ा सा जोर बोल दें। मैं कह रहा हूं आपको वाई करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जहां जहां दौरे हो रहे हैं योगी जी के, जहां जहां वहां क्या क्या कमियां रह गई हैं वो आप उठाएंगे, आप उनको वाई करने के लिए कौन बोल रहा है? जिस मुद्दे पर डिबेट रखी जाती है तो जाता है और आपके कार्यकर्ता जब आपको सुनते हैं, आप प्रवक्ता को सुनते हैं, तो चाय की दुकान पे और जवाब देते हैं। आप दाएं बाएं डिबेट में जाएंगे तो आपके कार्यकर्ता भी दाएं बाएं जाएंगे। जो एंकर सवाल पूछे उनके सीधे सीधे जवाब दीजिए।
अब आप भी सीधे सीधे सवाल एंकर पे या मीडिया पे करने लगे। कम से कम इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए, तार्किक तरीके से जिन मुद्दों का जवाब आप देंगे उन्हीं बातों को सुन के, उन्हीं जवाबों को सुन के आपके कार्यकर्ता मजबूत होंगे और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को दे पाएंगे। जब आपके पास उन सवालों के जवाब नहीं होंगे तो आपके कार्यकर्ता भी उस गली मोहल्ले में जवाब नहीं दे पाएंगे। इस बात की ध्यान सारे प्रवक्ताओं को रखनी चाहिए। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो अब आप अन्ना हजारे से उनकी तुलना करने लगे, अन्ना हजारे से तुलना हो सकती है क्या उनकी? अन्ना हजारे के आंदोलन का माहौल या आपको और मुझे बताने की आवश्यकता है क्या? ये ऐसी बातें मत कहिए। क्या अखिलेश यादव को रोक रहा है क्या वहां कोई? जाकर के धरने पर बैठ जाए, केजरीवाल जी बैठ जाए, राहुल गांधी बैठ जाए, बैठे सारे लोग जाकर के। आप बिल्कुल आप बात अपनी पूरी रख लीजिए, सब इन बातों का भी जवाब दूंगा मैं। आजम खान से मिलने के लिए अखिलेश जी डिंपल के पास समय नहीं है, दिल्ली में जाने के लिए समय है। एक आध बार डिंपल यादव भी मिले आती आजम खान से, अखिलेश यादव जी भी मिलाते, रामगोपाल जी भी मिलाते, शिवपाल सिंह यादव जब मिले जब दूसरा दल बना करके बैठे हुए थे। तो ये बताने की आवश्यकता नहीं कि आप कितने आजम खान के साथ हैं। हो सकता है आजम खान मुझे नहीं पता, लेकिन जितना मैं जानता हूं लास्ट की मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के रहते हुए 3 कैबिनेट में आजम खान नहीं पहुंचे थे। अखिलेश यादव को सीधा सीधा आजम खान ने चैलेंज किया था, और एक नहीं 100 एग्जाम्पल मेरे पास ऐसे होंगे जो नेताजी और शिवपाल सिंह यादव के अलावा वो किसी को नहीं मानते थे। कई बार ऐसे जो सिरे से तो अखिलेश जी के और आजम खान के बीच क्या है बताने की हम लोगों को आवश्यकता नहीं है। खैर आप जो पक्ष रखेंगे पार्टी के प्रवक्ता रखेंगे, लेकिन हकीकत से दूर भागेंगे तो लोग आपको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जितने दौरे किए हैं, अखिलेश यादव तो आते भी नहीं थे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, नोएडा में, दिल्ली जाकर के मीटिंग करते थे। इसका जवाब कौन देगा? बड़ी और 2000 आप अपनी बात रख लीजिए, सब बातों का जवाब दूंगा, अपना सवाल पूछ लीजिए, लोग सुनेंगे आपको। 2027 में विधानसभा का चुनाव है, सबसे बड़ी पार्टी आपकी विपक्ष की पार्टी है, मुख्यमंत्री आपकी पार्टी से इस प्रदेश ने 4-4 बार सत्ता संभाली है प्रदेश की, जनता की उम्मीदें आपसे ज्यादा हैं। आप जितना मजबूती से तार्किक तरीके से चीजें रखेंगे जनता आपके साथ खड़ी होगी, जितने तार्किक तरीके से नहीं रखेंगे जनता आपके साथ नहीं खड़ी होगी। सत्ता का परिवर्तन आप सब लोगों के हाथ में है। मीडिया सवाल सत्ता से भी पूछेगी, विपक्ष के होने के नाते ऐसा नहीं, विपक्ष की जिम्मेदारी आपकी भी बनती है कि जब सत्ता बेलगाम हो जाती है, जब सत्ता सुनती नहीं है, तो विपक्ष से ही एक आसरा होता है कि विपक्ष जनता की आवाजें उठाए और जनता तक पहुंचाए। इन सब बातों पर ध्यान आपको जितेंद्र जी रखना पड़ेगा निश्चित तौर से। मीडिया को तो बहुत घेरेंगे, मीडिया को घेर के कुछ नहीं पाया। मीडिया को घेर के पश्चिम बंगाल भी चला गया, हरियाणा भी चला गया, ये सब चीजें जा रही हैं। हमसे आपकी लड़ाई नहीं है, लड़ाई आपकी भारतीय जनता पार्टी से है। तो भारतीय जनता पार्टी को जितने तार्किक तरीके से आप घेरेंगे, मुझे लगता है मीडिया भी आपके साथ खड़ी होगी। जी जितेंद्र जी, सुनील कौशल जी, मैं आपकी बातों का जवाब दे दूं। जवाब दीजिएगा, उसके बाद मैं भारतीय जनता पार्टी के पास फिर से आऊंगी। दिनेश जी आपके पास। हाँ जी, सुनील कौशल जी, आपने बड़ी अच्छी बातें कही और आपने कहा कि मीडिया पे सवाल ना खड़ा करिए। आज आप भी देख रहे होंगे सोशल मीडिया के माध्यम से किस तरीके से मीडिया की कार्यकारिणी पे उनके क्रियाकलापों के सवाल खड़े हो रहे हैं। आज पूरा देश देख रहा है और आप कह रहे हैं कि आप सोनम वांगचुक जी की तुलना अन्ना हजारे जी से नहीं कर सकते। आप बताइए, क्या सोनम वांगचुक जी के ऊपर एनएसए लगना जायज था? जिन्होंने शिक्षा की जगत में अलग जगाने का काम किया, जिनके नाम पे अंतर्राष्ट्रीय लेवल के कई अवार्ड हैं, जिन्होंने अपना जीवन पूरा समर्पण कर दिया इस भारत की सरजमी के लिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उनके ऊपर एनएसए लगा के उनको जेल में रखा। आज उनकी किरदार खुशी की जा रही है। आज तमाम चैनलों पे मैं देखता हूं पत्रकार उठ करके उनकी, आज देखिए दिखाते हैं सोनम वांगचुक की स्टेज पे कौन पहुंचा। अरे सोनम वांगचुक जी के बारे में दिखाने की हिम्मत नहीं है, उनकी स्टेज पे कौन पहुंच जाता है। दूसरी तरफ आपने प्रमुख बात की कि आपकी पार्टी को वहां जाना चाहिए। वो जिस दिन हम चले जाएंगे, हो सकता है इसी चैनल के माध्यम से दिखाया जाए कि देखिए किस तरीके से एक स्टेज का राजनीतिकरण कर दिया गया। ये अनशन नहीं था, ये अमरण अनशन नहीं था, ये राजनीतिकरण था। डिंपल यादव तो पहुंच चुकी है, डिंपल यादव तो मिलकर आ चुकी है। बिल्कुल 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 पहुंची है। आपको पता नहीं होगा, डिंपल यादव मिल आ चुकी हैं। जी मुझे मालूम है डिंपल यादव जी मिल आई हैं, साथ में एक सांसद भी गए हैं, लोग विधायक भी गए हैं, पूरा पैनल गया है। तो हम लोग समर्थन करने के लिए जाते हैं
और उनको क्लियर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की फोन से बात भी हुई है, उनको मैसेज दिया कि हम आपके साथ हैं, लेकिन हम उस स्टेज को राजनीतिक स्टेज नहीं बनाना चाहते। सवाल तो देखिए यही खड़ा हो रहा है कि आंदोलन इतना जो एक बूढ़ा व्यक्ति है सर, चलिए सरकार पर आप सवाल उठा रहे हैं वो आपका काम है, लेकिन अगर एक व्यक्ति शिक्षा के लिए या बड़े मुद्दों के लिए अनशन पर बैठा है तो क्या दायित्व बनता है कि आप लोग भी जाकर के उनका साथ दें। सिर्फ जा करके वहां पर एक फोटो खिंचा लेने मात्र से क्या हो जाएगा। खैर मैं बार बार कहूंगी हमारा आज का ये मुद्दा नहीं है। आज हम बात कर रहे हैं पश्चिम यूपी की, जहां पर आप 2024 में आपने अच्छा प्रदर्शन किया। समाजवादी पार्टी ने देखिए, फिर उसके बाद कहती है हमारा ये मुद्दा नहीं है। आप अपनी बात तो रख देती हैं, हमें तो आप कह रहे हैं कि आपका क्या फर्ज बनता है, मीडिया का फर्ज भी तो बनता है उनकी बात दिखाई जाए। कल आपने इस पे न्यूज बनाई, डिंपल जी गई वहां पे, तो आपने क्या न्यूज बनाई उसकी, क्या उसको चर्चा में लाया गया? सर देखिए आप लोग यहाँ पर आकर अगर मीडिया को सवालों में घेरने लगेंगे तो कोई फायदा नहीं है। आपको मंच मिला है अपनी बात रखने का, जो मुद्दा है उस पे बात रखने का वो रखिए। जैसे कि अभी वरिष्ठ पत्रकार ने भी कहा कि जो बात पश्चिमी यूपी की आ रही है तो आप अपनी रणनीति बताइए, आप जनता के सामने अपने मुद्दों को कैसे रखेंगे वो बताइए, आप पश्चिमी यूपी की जनता को कैसे रुझाएंगे वो बताइए। कि अगर जो आपका रिकॉर्ड बना है लोकसभा चुनावों में, अच्छा विधानसभा चुनावों में, तो उसको आप कैसे मेंटेन करेंगे, क्योंकि बीजेपी तो देखिए शुरू हो चुकी है अपना काम करने में। भारतीय जनता पार्टी जो आप शुरू कर रहे हैं उनका अंत है। आज वो निराश है, हताश है। अभी आपने कुछ दिन पहले, अब मैं फिर बोलूंगा, आप कहेंगे मुद्दे से भटक जाते हैं। सतीश महाना ने पूरे प्रदेश की जनता के ऊपर सवाल खड़ा कर दिया कि ये जो इन्होंने जो ये पैसा चढ़ावा किया था, इनकी नीयत साफ नहीं थी। अरे आप दर दर भटकिए, अब पश्चिमी उत्तर छोड़िए, पूर्वी उत्तर प्रदेश में, पूरे प्रदेश में दौरा करिए। जब आप सवाल जनता के ऊपर ठोक देंगे, आप जनता की नीयत के ऊपर तलवार खड़ा कर देंगे, तो आप याद भूल पाप निकाल दीजिए कि 2027 में वो प्रदेश की जनता आपको माफ करेगी। अब आप कहेंगे आपने वो बयान की चर्चा क्यों ला दी? क्यों? क्या यहाँ पे चैनल केवल योगी जी की ये उनके दौरे को दिखाने के लिए है? क्या मैं अपनी बात नहीं रख सकता? अगर मैं डिबेट में आया हूँ तो मैं तमाम बातें रखूंगा जिन पे मल्ली जी एक बात बताइए कि आप यहाँ कितनी बार डिबेट में आ चुके हैं? आपको अगर बात रखने का मौका नहीं दिया जाता तो शायद आप दोबारा भारत अपडेट की डिबेट में बिल्कुल ना आते, लेकिन आपको अपनी बात रखने का पूरा मौका दिया जाता है, पूरा समय दिया जाता है। भारतीय जनता पार्टी से सिर्फ एक सवाल किया है, उसके बाद लगातार आपके पास समय है, आप अपनी बात को रख रहे हैं। अपनी बात भी आप लोग रखते हैं, उसके बाद आप लोग मीडिया पर भी सवाल उठाते हैं, ये बहुत गलत बात है। बिल्कुल बिल्कुल, हम अपनी बात भी रखते हैं, मीडिया पे सवाल भी उठाते हैं, जो हमें लगता है उचित तो वही करने के लिए आते हैं। हम यहाँ योगी जी की वाहवाही करने नहीं, तो ये अथॉरिटी मैं आपको नहीं देती हूँ ना कि आप यहाँ पर कुछ भी बोलेंगे। आप सरकार पर सवाल उठाइए, आप चैनल पर या मीडिया पर सवाल मत उठाइए। आपसे पूछ के नहीं बोलेंगे तो आप मेरी डिबेट में, आप सर सुनिए, आप मेरी डिबेट में बैठ करके मीडिया पर उंगली नहीं उठा सकते। आप मुद्दे से मत भटकिए, आप मुद्दे पर रहिए और अपनी जवाब रखिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। चाहती है कि मैं यहाँ पे योगी जी के सर मैंने कब कहा आपसे कि आप योगी की वाहवाही करिए? आप अपनी बात रखिए ना। मैंने कब आपसे कहा कि आप योगी की वाहवाही करिए? कब कहा मैंने आपसे? मैं रखता हूँ। अरे मैडम अभी देखो मैं बात रखूंगा। नहीं, मुद्दे पर रहिए, मुद्दे पर रहकर अपनी, जिस दिन हम सोनम वांगचुक पर डिबेट करें तो आप खुलकर अपनी बात रखिएगा। आपके हिसाब से ये मुद्दा है कि 2452 करोड़ की ज्यादा परियोजनाओं की सौगात दी योगी जी ने, आपके लिए ये मुद्दा है। मेरा मुद्दा है कि अगर वो सौगातें दे रहे हैं तो आपका क्या प्लान है 2027 का? ये मेरा सवाल है आपसे। मैडम अरे मैडम आप जनता के बीच क्या लेकर जाएंगे, कैसे अपनी बात को रखेंगे, ये मेरा सवाल है आपसे। मैं बताता हूँ, मैं जनता के बीच तो कैसे बात को रखूंगा बाद में बता दूंगा, चैनल के माध्यम से कैसे बात रखनी है वो तो आप सुन लो कम से कम। आप इतनी देर से यहाँ पे बिजनौर में 1000 करोड़ 1500 करोड़, ठीक है, अब मैं अपनी जब बात रख रहा हूँ आप मुझे रोक देती हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ, जिस देश के नेता, जिस प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी के नेता लोगों की आस्था पे सवाल खड़ा कर रहे हैं, कल को सड़क टूट जाएगी, कहेंगे कि ये जो सरकार लोगों ने टैक्स दिया था अच्छी भावना ने से नहीं दिया था इसलिए रोड टूट गया। ये प्रदेश की जनता देख रही है इनके दोहरे मापदंड को। ये चोर लुटेरों की सरकार जो है, चोरी करने वालों को अभी तक चंपत राय जी को गायब कर दिया, विषय खत्म हो गया। आज ये रैलियां करते घूम रहे हैं, क्या ये बात करना गलत है? आज क्या है पूछना नहीं चाहिए कि वो जो चोर, जो लुटेरों का सरताज था उस पर कोई एक्शन हो गया, या केवल यहाँ वाहवाही की जाए कि वो दौरा कर रहे हैं मैं उसकी वाहवाही कर दूं? नहीं, चोरों का सरदार कौन है सर? चोरों का सरदार कौन है, नाम बताइए ना आप लोग। आपसे तो सब नाम पूछ रहे हैं। अगर समाजवादी पार्टी को पता है कि किसने चोरी की है तो पूरा देश जानना चाहता है सर
कि कौन है चोर। अच्छा, हम वहां हमारे भी आराध्य राम है, हम भी जानना चाहते हैं कि किसने वहां पर चोरी की है। बहुत अच्छी बात, कम से कम इस पे एक डिबेट चला दीजिए कि हम भी सरकार से जानना चाहते हैं जिसने सर लगातार 10 दिन से, जिस दिन से ये मामला शुरू हुआ है, 1 महीने से इस पर हम डिबेट कर रहे हैं। कभी मैंने हेडलाइन नहीं देखी ना कि चोरों का सरकार कौन है। आप हेडलाइन नहीं देखी कि क्या योगी सरकार बताएगी चोरों का सरताज कौन है। कभी मैंने हेडलाइन नहीं देखी कि एसआईटी बताएगी चोरों का सरताज कौन है। मैं हेडलाइन की बात चलिए मल्लिक जी, देखिए जो आज की डिबेट है उसके सवाल जवाब आपके पास नहीं, वो मैं समझ गई हूँ। मैं वापस से आना चाहूंगी दिनेश तिवारी जी आपके पास। दिनेश जी, घंटे की डिबेट आप ही के साथ होगी, आप ही तय करेंगे मुद्दा कौन होगा, आप ही तय करेंगे कि आप क्या बोलेंगे। नहीं, मुझसे सवाल आप पूछेंगी तो मैं जवाब दूंगा, अपने हिसाब से दूंगा। अगर आप बताएंगे कि नहीं ये बोलिए, ऐसे बोलिए, तो मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगा। आपको बिल्कुल अच्छा लगे आप मुझे डिबेट में बुलाइए, लेकिन अगर आप कहें कि मैं एक मुद्दे पर आपसे किसने कहा है कैसे डिबेट करूं, एक तरीके से वाहवाही करूं, मैं बिल्कुल नहीं करूंगा। आपके हिसाब से पश्चिमी दौरा एक मुद्दा हो सकता है, मेरे लिए बिल्कुल नहीं है। पूरी डिबेट आपके हिसाब से पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जो दौरा है एक मुद्दा हो सकता है, मेरे लिए बिल्कुल नहीं है। मैं जन भावनाओं की कदर करता हूँ। जाकर कैसे डिबेट में बैठते हैं, क्या कह रहे हैं? अरे मैं कह रहा हूं जाकर के तरीका सीखिए कैसे डिबेट में बैठते हैं कि मैं कहूंगा, मैं ये कहूंगा, आपके हिसाब से जवाब। अरे आपको नहीं पता टॉपिक क्या था, गेस्ट कोऑर्डिनेटर नहीं बताया कि टॉपिक क्या था आपके पास, जबरदस्ती आपको बिठा दिया डिबेट में। सुनील कौशिक जी, पहली बात तो अपनी भाषा शैली और आप ही से बात कर रहा हूं सर, बहुत मैं भी आपसे बात कर रहा हूँ, प्लीज इस शैली में मैं भी आपसे बात कर सकता हूँ। ठीक है, ठीक है, ठीक है। डॉक्टर सुनील कौशिक जी, दिनेश तिवारी भी हमारे साथ है। बात करता हूँ सरकार का, ठीक है, सरकार का प्रतिनिधित्व वही कर रहे हैं दिनेश जी। इस अंदाज में बात करना मुझे भी आता है। ठीक है मल्लिक जी, ठीक है, मैं दिनेश जी के पास जाऊंगी। दिनेश जी आपके पास आना चाहूंगी। देखिए 2017 की अगर विधानसभा चुनावों के नतीजे उठाकर देखें तो कुल 126 सीटों में भारतीय जनता पार्टी के पास 100 सीटें आई थी। वहीं 2022 की अगर हम बात करें तो आपकी सीटें सीधे घटी थी, आप 85 सीटों पर आ गए थे। 41 सीटें एसपी और आरएलडी ने मिलकर जीती थी। और सबसे बड़ा नुकसान भी आपको शामली, मेरठ, मुजफ्फरनगर, मुरादाबाद जैसी जगह पर हुआ था। अब आप वहीं का दौरा कर रहे हैं, तो तैयारी इसी को लेकर है कि जहां पर आपको नुकसान हुआ, इस बार 2027 में आपको फिर से वही एहसास हो रहा है कि कहीं वहां से आपको तगड़ा झटका ना लग जाए, क्योंकि लोकसभा का दर्द तो अभी आपको है ही। दिनेश जी। जी देखिए मैडम, पत्रकार महोदय भी बता रहे थे, और समाजवादी पार्टी की फितरत है डर और भय दिखाना, इनके संस्कृति में है, इनके बाइलाज में है। इन्होंने जब तक सत्ता में राज किया है तब तक इंसान को आपस में लड़ाया है। इन्होंने कभी विकास नहीं किया है। सबसे बड़ा लूटने काम कोई किया था तो मुलायम सिंह यादव और अखिलेश सिंह यादव। ये पूरा उत्तर प्रदेश जानता है। ये कहने नहीं, देखिए आप बोल रहे हैं, जितेंद्र सिंह जी मान ही नहीं रहे हैं, उलूल जुल जो मन में आ रहा है वो बोले जा रहे हैं। पत्रकार महोदय के जब सम्मान नहीं कर रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, डॉक्टर कौशिक जी का जी सम्मान नहीं कर रहे हैं, तो इससे साफ जाहिर होता है कि समाजवादी पार्टी की जो सोच है वो सोच निश्चित तौर से जनता सब जानती है। और जब 2027 का जो चुनाव आएगा तो तीसरी बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी बनेंगे। और जहां तक रही पश्चिमी उत्तर प्रदेश के विकास की बात, मैंने तो आपको पहले ही कहा कि विकास जहां पर इंडस्ट्री नहीं थे, जहां पर रोजगार नहीं था, वहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इंडस्ट्री बनाई, लोगों को रोजगार दिया और रोजगार देकर के उनके जीवन को आगे बढ़ाने का काम किया। और समाजवादी पार्टी के जो हल्ला है वो तो हाई कोर्ट में भी हल्ला करते हैं, वो तो टोटी चोरी भी करते हैं। जब मुख्यमंत्री का आवास जा रहे थे तो उन्होंने नल की टोटी सहित चुरा कर, यही एजेंडे चलाने के लिए आप एडमिट मुझे बुलाते हैं। आपके सामने कोई टोटी चोर, अरे टोटी आपको कहाँ फिट करानी है बताइए, फिट कर दें। आप ये बुलवाने के लिए बुला पे डालती हैं, आपके मुंह से वो लगातार बातें कर रहे हैं, आप एक बार उन्हें रोक नहीं पाई, वो आपके चैनल के माध्यम से टोटी चोर बोल रहे हैं, चढ़ावा चोर बोल रहे हैं। आप इन लोगों के सामने डिबेट कराने के लिए इस तरीके से बुलाती हैं। मल्लिक जी थोड़ा धैर्य रखिए, जब आप उनकी बात खत्म हो जाएगी, जहां मुझे गलत लगेगा मैं उनको जरूर टोकूंगी। नहीं, आपको टोटी चोर सही लग रहा है मैडम, मैं ऐसे डिबेट में नहीं बैठना चाहता हूँ। आप अपनी वार्तालाप जारी रखिए।
आपने जितेंद्र सिंह जी, आपने हर प्रदेश में, हर जनपद में दंगा कराने का काम आपने किया है। ये आपकी फितरत है। मैडम सवाल कर रही है, मैडम को जवाब दीजिए। विकास पर देखिए, समाजवादी पार्टी के पास जवाब नहीं है, इसलिए वो डिबेट छोड़ कर भाग जाते हैं। समाजवादी पार्टी की ये फितरत बन गई है कि डिबेट में बैठकर मीडिया को यहां पर सवालों के घेरे में ले, मुद्दे से भटके, क्योंकि उनके पास असल जवाब ही नहीं है। डॉक्टर सुनील कौशिक जी, अभी आपने देखा कि समाजवादी पार्टी ने से जो मैंने सवाल किया, उनके पास उसका कोई जवाब नहीं। मेरा तो एक बहुत ही साधारण सा उनसे सवाल था कि अगर बीजेपी अपनी तैयारी में लगी हुई है तो समाजवादी पार्टी की क्या तैयारी है? उनके पास कभी तैयारी नहीं होती। वो कहती यहां पर आकर कह देते हमारे पास प्लान नहीं है, हम नहीं बताएंगे। उनकी तैयारी केवल लूट है, हत्या है, दंगा है। यही समाजवादी पार्टी की पहचान है। 2017 ये वरिष्ठ पत्रकार बैठे हैं, डॉक्टर साहब बोल रहे हैं, उनका सम्मान नहीं कर रहे हैं। बात हो रही है पश्चिमी उत्तर प्रदेश के विकास पर। आप बताओ ना कि आपने क्या किया है, हम बताएंगे हमने क्या किया। जो कमी होगी उसको सुधार करेंगे। ठीक है, डॉक्टर सुनील, ठीक है दिनेश जी, डॉक्टर सुनील कौशिक के पास जाते हैं। डॉक्टर सुनील कौशिक जी, जवाब की पश्चिमी उत्तर प्रदेश का चुनावी गणित बिगड़ा है। लोकदल आपके साथ नहीं है इस समय, लोकदल भाजपा के साथ चला गया। आपकी आजाद पार्टी है, रावण के साथ आप क्या कर रहे हैं? तीसरा मोर्चा बनने जा रहा है, उसकी चर्चा आप कर सकते थे। आप भारतीय जनता पार्टी जब प्रदेश अध्यक्ष नए चौधरी साहब बने, उसके बाद उपचुनाव हार गई पश्चिमी उत्तर प्रदेश से, आप सवाल खड़े कर सकते थे। आपके पास बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो भारतीय जनता पार्टी को बहुत अच्छे से घेर सकते थे। अभी गंगा एक्सप्रेस वे बना है, उसमें तमाम जगह गड्ढे हो गए हैं। देहरादून बना है, उसमें तमाम जगह गड्ढे हो गए हैं, उसको आप घेर सकते थे। आपके पास थे मुद्दे, लेकिन आप बहुत चर्चा नहीं करना चाहते। आपके पास केवल मीडिया से सवाल खड़ा करने के अलावा और कुछ है ही नहीं। और उसकी गलती नहीं है, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता की गलती नहीं है। समाजवादी पार्टी ठीक से प्रशिक्षण ही नहीं दे रही इन प्रवक्ताओं को। तो आखिर में जाके जिन मुद्दों के आधार पर ये तय करेंगे कि मुद्दा कौन होगा, ये तय करेंगे कि एंकर क्या सवाल पूछेगी, ये तय करेंगे कि एंकर कब टोकेंगी, ये तय करेंगे। तो जब अब तमाम डिबेटों में सर हर आप किसी भी टीवी चैनल की डिबेट उठाकर देख लीजिए, समाजवादी पार्टी या विपक्ष के कोई प्रवक्ता बैठे होते हैं तो वो सीधे मीडिया पर सवाल खड़े करते हैं, क्योंकि उनके पास सरकार पर सवाल खड़ा करने की अब क्षमता नहीं बची है। इसलिए वो मीडिया पर सवाल खड़े करते हैं और जनता के बीच में किन मुद्दों को लेकर के जाएंगे, कैसे वापसी करेंगे, उसका कोई प्लान नहीं है। सिर्फ यहां पर आकर के मीडिया पर सवाल खड़े कर देते हैं और उसके बाद दूसरा उनके पास कोई तरीका नहीं है अपनी बात रखने का। ऐसा नहीं है। देखो, नेताजी की सरकार थी तो हल्ला बोल शुरू किया इन्होंने, अखबारों के दफ्तर जला दिए, क्या तमाम पत्रकार घायल हुए उस समय। आप इस हिसाब से मीडिया को चलाना चाहते हैं? आपके अखिलेश यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष पद अखबार का एक का बहिष्कार कर दिया, कार्यकर्ताओं से अपील कर रहे हैं कि उस अखबार को आप खरीदेंगे नहीं। मतलब क्या चाहती है समाजवादी पार्टी? इनके कार्यालय से जो चीजें निकलेंगी वही प्रकाशित होंगी, या जो लोग अपने मुंह से बोलेंगे वही हम लोग बोलेंगे क्या? अरे तार्किक तरीके से आप तथ्य रखिए, और तार्किक तरीके से तथ्य रखेंगे, अच्छे लगेंगे तो हम भी आपके साथ खड़े होंगे। हमारी कौन सी भारतीय जनता पार्टी से रिश्तेदारी है? ठीक है सर, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता यहां से जा चुके हैं, लेकिन हमें 2027 के जो चुनाव हैं उसको लेकर आपसे चर्चा करनी है। और जो पश्चिमी यूपी का दौरा मुख्यमंत्री लगातार कर रहे हैं, करोड़ों की सौगात जनता को दे रहे हैं, उसको लेकर के मैं आपसे बहस करना चाहती हूँ, अपनी बात रखना चाहती हूँ। देखिए, 2024 लोकसभा में जो गिरावट आई थी, इसे हम किस तरीके से लें? शॉर्ट टर्म गिरावट थी या लॉन्ग टर्म गिरावट है, जिससे भारतीय जनता पार्टी जिसको समझ चुकी है, इसलिए ये लगातार ताबड़तोड़ दौरे उस बेल्ट में हो रहे हैं? देखो, कई मुद्दे हैं इस समय आप देखेंगे। एक तो लोकसभा चुनाव का जो नतीजा आया वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में नहीं था। दूसरा, एक अशोक प्रधान जी के यहां से बड़ा आदेश निकला है, उसको लेकर के सवर्ण नाराज है, उसकी कैसे भरपाई पूरी करेंगे। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है कि चंदा चोरी का बहुत बड़ा डेंट भारतीय जनता पार्टी को लगने जा रहा है। यह समय रहते हुए इन्होंने उस डेंट को खत्म नहीं किया तो 2027 का चुनाव प्रभावित होगा। ये भाजपा के तमाम बड़े नेता जानते भी हैं, कहते भी हैं, ऑफ कैमरा स्वीकार भी करते हैं और उस पर रणनीति बना भी रहे हैं। लेकिन हाँ, ये भारतीय जनता पार्टी को देखना है, क्या यूजीसी वाले का कोई काट है इनके पास? क्या चंदा चोरी के मामले में कोई बड़ी कार्रवाई नहीं इन्होंने की तो भरोसा बहुत मुश्किल होगा जनता का, तो बड़ी कार्रवाई इनको करनी पड़ेगी। दूसरा, 2024 के चुनाव में जो आरोप संविधान चोरी को लेकर के लगाया, संविधान खत्म करने को लगाया, उसका कोई
ब्लूप्रिंट भारतीय जनता पार्टी के पास है कि नहीं, या 2027 के चुनाव में कोई और फॉर्मूला ऐसा निकल के आया जैसे 2024 में निकल के आया? तो इन सब चीजों की तय भारतीय जनता पार्टी को करनी है। ओबीसी अलग कह रहे हैं, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के साथ आएगी तो भाजपा के सामने एक बड़ा सवाल हो जाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात है टिकट बंटवारे को लेकर के 2022 के चुनाव में या 2024 के चुनाव में कुछ बड़े चेहरों को दरकिनार किया गया था, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्या उन बड़े चेहरों को विश्वास में लिया जाएगा या दिल्ली दरबारी तय करेगा, ये भारतीय जनता पार्टी को सोचना है। तमाम ऐसी चीजें हैं जहां मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को तैयारी करने की सबसे महत्वपूर्ण बात मैं बताऊं कि 2022 के चुनाव में आप देखेंगे तमाम मीडिया ने ये कहा, राजनीतिक विश्लेषकों ने कहा कि समाजवादी पार्टी की सरकार आ सकती है, समाजवादी पार्टी बड़ा मजबूती से तैयारी कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के किसी बड़े नेता ने, किसी बड़े प्रवक्ता ने मीडिया पर आरोप नहीं लगाया और उन्होंने अपनी रणनीति को बदला, तत्काल बदला उसको, और बदलाव करके 2022 का चुनाव निकाला उन्होंने। ये नहीं कहा कि मीडिया विपक्ष की भाषा बोल रही है या मीडिया अखिलेश के साथ खड़ी हो गई है या ये है। अरे मीडिया जब आपको आईना दिखाने का काम किसी भी दल को कर रही है और समझ में आएगा तो आप हमसे राय लीजिए, नहीं समझ में आएगा तो विपक्ष में बैठिएगा। बिल्कुल, तो तमाम ऐसे मुद्दे हैं निश्चित तौर से जहां मुझे विपक्ष का एक जो कैरेक्टर बन गया है कि वो आलोचनाएं नहीं ले पा रहे हैं, वो सिर्फ मीडिया को घेरना शुरू कर चुके हैं और जो उनकी कमियां हैं उसको भी नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं। मुझे लगता है शायद इसीलिए पूरे देश में उनके हाथ से एक एक करके राज्य निकलते जा रहे हैं। पूरा विपक्ष एकजुट हो गया। उसके बाद भी बंगाल में क्या तस्वीरें आई, महाराष्ट्र में क्या तस्वीरें आई, अभी हरियाणा की क्या कुछ तस्वीर आई, अब बारी उत्तर प्रदेश की है, सबसे बड़े राज्य की है। तो और अखिलेश यादव एक मजबूत कह सकते कैंडिडेट हैं, समाजवादी पार्टी एक मजबूत विपक्ष के तौर पर इस बार लोकसभा चुनावों में उभर के आई है, तो उसको किसी तरह से कैश करना है, ये समाजवादी पार्टी अभी भी नहीं समझ पा रही, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अपनी कमियों को समझ चुकी है, इसमें उस पर काम करना शुरू कर चुकी है। दिनेश तिवारी जी, आपके पास आऊंगी। देखिए, डॉक्टर सुनील कौशिक जी ने कुछ आपकी कमियां भी यहां पर बताई कि अभी आपको किस पर काम करने की जरूरत है। अगर आप उस पर काम नहीं करते हैं तो आपको खामियाजा फिर भुगतना पड़ सकता है। चलिए, दिनेश तिवारी के पास हम फिर से आएंगे, लेकिन डॉक्टर सुनील कौशिक जी, जैसे कि जो आप कह रहे थे कि समाजवादी पार्टी जो है वो अपनी कमियों को नहीं एक्सेप्ट कर पा रही है। अब यहाँ पर एक और सवाल मैं आपसे लेना चाहूंगी कि भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी कमजोरी यहाँ पर क्या है और समाजवादी पार्टी की सबसे बड़ी चुनौती क्या है? देखो, समाजवादी पार्टी की सबसे बड़ी चुनौती ये है कि जो घटक दल हैं जो बार बार ये कह रहे हैं कि इंडी गठबंधन चुनाव लड़ेगा, और इंडी गठबंधन में एक बड़ा दल है कांग्रेस। कांग्रेस में एक पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बड़े सांसद हैं जो बार बार अखिलेश यादव को आईना दिखाने का काम कर रहे हैं। टिकट वितरण को लेकर हो, पश्चिम बंगाल के जब चुनाव आए तब भी उन्होंने आरोप लगाया प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, अब भी अखिलेश की आंखें खुल जानी चाहिए, और लगभग 200 से ज्यादा सीटों को मांगने की बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी कभी मुसलमानों को पसंद नहीं करती, मुस्लिम चेहरों को पसंद नहीं करती। तमाम उन्होंने एग्जाम्पल दिए कि मुसलमान नेताओं के साथ समाजवादी पार्टी ने क्या किया। ये सब चीजें हैं, और राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस कह चुकी है कि इंडी गठबंधन केवल और केवल लोकसभा चुनाव के लिए बना था, विधानसभा चुनाव के लिए नहीं बना था। तो क्या और उत्तर प्रदेश के अलावा जिन राज्यों में भी विधानसभा चुनाव हुआ है वो कोई भी इंडी गठबंधन ने मिलकर चुनाव नहीं लड़ा। तो क्या उत्तर प्रदेश का चुनाव इंडी गठबंधन लड़ेगा, या और राज्यों में जिस तरीके से कांग्रेस से दूरी बना करके रखा, जैसे कांग्रेस ने राजस्थान में और मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी को बिल्कुल नहीं पूछा का कौन अखिलेश वखलेश, ये सब चीजें ऐसी बातें आई और इनके बाद भी एक सीटें समाजवादी पार्टी को नहीं दी। हरियाणा में एक सीटें मांगी, हरियाणा में भी सीटें नहीं दी गई। तो क्या समाजवादी पार्टी वो चीजें भूल के आगे बढ़ेगी, या समाजवादी पार्टी जैसे व्यवहार करेगी जैसे कांग्रेस ने उनके साथ किया है? ये तमाम ऐसी बातें हैं जो मुझे लगता है कि अभी धीरे धीरे समय आएगा तो सब बातें खुलेंगी। भारतीय जनता पार्टी ये सबसे बड़ा चैलेंज, बस मैंने अभी बताया, यूजीसी का बहुत मुद्दा है, समण लोग नाराज हैं, कोई इनके पास कोई सॉल्यूशन है कि नहीं, उसका समाधान उनके पास है कि नहीं। तीसरा, अयोध्या जो कांड हुआ है, अयोध्या कांड से लोग आहत हैं, उस आहत का क्या निर्णय ये करेंगे, क्या बड़ी कार्रवाई उसमें होगी, बड़े चेहरों के नाम आएंगे, यदि जिन लोगों के खिलाफ एफआईआर हुई है उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई जो कर रही है सरकार, उससे लोग संतुष्ट नहीं है। बार बार जनता में यही है कुछ बड़े लोग हैं, कुछ बड़े लोग हैं, तो क्या बड़े लोगों के नाम आ पाएंगे कि नहीं आ पाएंगे? इस बात की जिम्मेदारी, देखिए, इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद भी जनता का एक वर्ग ये कह रहा है कि नहीं, हमें योगी जी पर भरोसा है, योगी जी उनको जरूर दंडित करेंगे। लेकिन विधानसभा चुनाव से पहले कोई एक बड़ा व्यवस्था इस परिवर्तन नहीं हुई
कुछ बड़े चेहरे के नाम आकर के उनको जेल नहीं भेजा गया, तो एक विश्वास भरोसा लोगों का टूटेगा। तो ये भी योगी जी की बड़ी जिम्मेदारी है। तीसरी सबसे महत्वपूर्ण भारतीय जनता पार्टी के पास है कि 2022 के चुनाव में और लोकसभा चुनाव में योगी जी, लोग बताते हैं और कहीं हद तक सही भी है कि योगी जी को साइडलाइन किया गया। योगी जी को टिकट वितरण में बहुत अहम भूमिका उनकी नहीं रही। यही था कि लोकसभा चुनाव में और विधानसभा चुनाव में सर, इस बार भी ऐसी सुगबुगाहट है क्योंकि योगी आदित्यनाथ का जब नाम लिया जा रहा है मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर, तो कुछ बोला नहीं जा रहा है। तो जनता को ये भी लग सकता है ना इस बार भी कि योगी आदित्यनाथ को साइडलाइन किया जा रहा है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ की जो छवि है लोगों के बीच में बहुत अच्छी है, जो जनता है वो उन्हें बहुत पसंद करती है। अगर एक बार फिर से यही र्यूमर फैल जाती है कि योगी आदित्यनाथ को नहीं उतनी इंपॉर्टेंस दी जा रही, तो इसका भी नुकसान हो सकता है। नहीं, मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी इतनी बड़ी कोई गलती करेगी, क्योंकि जब दूसरे राज्यों में विधानसभा चुनाव होते हैं तो प्रधानमंत्री के बाद दूसरा सबसे बड़ा नाम है योगी जी का, जो वहां के लोग बुलाते हैं और डिमांड उनकी रहती है। अधिकतर रैलियां देखेंगे आप तो ऐसे क्षेत्रों में योगी जी को भेजा जाता है जहां वोटों को वो प्रभावित कर सकते हैं। तो ऐसे चेहरे को मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी डैमेज करने का प्रयास करेगी। हाँ, लेकिन विपक्ष बार बार ये सवाल खड़ा करता रहा है, सुगबुगाहट इस बात की होती रही है। और 2022 के नतीजों के बाद भी आप देखिए तत्काल शपथ ग्रहण समारोह हो जाना चाहिए था, लेकिन हफ्ते भर से ज्यादा शपथ ग्रहण समारोह में लगा, तो तब भी सवाल कुछ खड़े हो रहे थे कि योगी जी मुख्यमंत्री रहेंगे कि नहीं रहेंगे, या योगी जी को शपथ दिलाई। ये सब चीजें चले, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में तैयारी की, जहां अमित शाह ने 15 दिन तक डेरा डाला, जहां एक एक कार्यकर्ता से उन्होंने बात की, पूरे देश के कार्यकर्ता पश्चिम बंगाल के चुनाव में पहुंचे, ऐसा मुझे लग रहा है कि दिल्ली में ऐसी ही रणनीति तैयार की जा रही है। क्योंकि 2027 का चुनाव समाजवादी पार्टी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। या 2027 समाजवादी पार्टी नहीं लौटी तो ये बिल्कुल कई राजनीतिक विश्लेषकों वरिष्ठ पत्रकार मानने के लिए तैयार है, फिर सत्ता में आना समाजवादी पार्टी के लिए बहुत मुश्किल होगा। क्योंकि पार्टी को चलाने के लिए चंदे की आवश्यकता होती है, पैसे की आवश्यकता होती है, और लगातार जो राजनीतिक दल विपक्ष में बैठे रहते हैं, फिर ऐसे लोगों की कमी आ जाती है, तो पार्टी को चलाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। ये समाजवादी पार्टी के नेता बहुत अच्छे से समझ भी रहे हैं। और इसीलिए यदि समाजवादी पार्टी के बड़े नेता या अखिलेश जी से बात की जाए तो वो कहते हैं ये चुनाव डू एंड डाई वाला है, करो या मरो की स्थिति में हम चुनाव लड़ेंगे। तो समाजवादी पार्टी भी उसी हिसाब से तैयारी कर रही है कि निश्चित तौर से 2027 में यदि हम चुनाव नहीं जीते तो फिर बहुत मुश्किल है हम लोगों को। और ये लग भी रहा है कि 2027 में समाजवादी पार्टी चुनाव हार गई तो लोकसभा में जो उनके सांसद हैं वो बच पाएंगे कि नहीं बच पाएंगे। कहीं ऐसा नहीं हो कि पश्चिम बंगाल में जैसे टूट करके भारतीय एक गुट में चले गए तो समाजवादी पार्टी के सांसद भी न चले जाएं। इन सब चीजों का संज्ञान समाजवादी पार्टी के बड़े नेता समझते भी हैं, महसूस भी करते हैं। उसी तरीके से समाजवादी पार्टी तैयार कर रही है, और यही एक तरीका है कि अखिलेश यादव जी अब 17-18 घंटे काम करने लगे हैं, पहले इतना काम नहीं करते थे। तो अब देखेंगे कि कौन कौन से मुद्दे समाजवादी पार्टी भुना पाती है। जिन मुद्दों को लेकर के समाजवादी पार्टी चल रही है उस विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी पटाक्षेप कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी। तो पटाक्षेप नहीं कर पाएगी तो नुकसान होगा, और कर दिया तो भारतीय जनता पार्टी को फायदा होगा। कौशिक जी, यहाँ कानून व्यवस्था का भी बहुत जिक्र हो रहा है और लगातार फेरबदल हो रहे हैं। देखिए अभी लगातार हम देख रहे हैं 182 पीसीएस अधिकारियों के तबादले किए गए, और रोज न रोज एक न एक सूची सामने आ रही है तबादलों की। कानून व्यवस्था पर भी सरकार का देखिए पूरा फोकस है। नहीं, ऐसा नहीं है कि इस बार भी हो रहा है, तो हर चुनाव से पहले या 2022 के चुनाव से पहले देखेंगे तो 250 से ज्यादा एसडीएम्स के तबादले हुए थे, अभी तो 180 हुए हैं। तो एक फेरबदल होता है, काम की समीक्षा के आधार पर लोग तय किए जाते हैं, उनके नेचर को समझ लेते हैं कि वो बहुत सख्त अफसर हैं या बहुत सख्ती से जो पेश आते हैं, उनको संवेदनशील इलाकों में तैनात किया जाता है कि वहाँ कहीं लड़ाई झगड़े नहीं हो, व्यवस्थाएं नहीं बदलें। तो इन सबका रिहर्सल सरकारें और ब्यूरोक्रेट्स में बैठे बड़े अधिकारी करते हैं। तो हर चुनाव में, वो किसी की भी सरकार रही हो, चुनाव से पहले अधिकारियों का ट्रांसफर होना लाजमी है। अच्छे अफसरों की अच्छी जगह तैनाती होगी, बेकार अफसर हैं जो चला नहीं पा रहे हैं ठीक से, उनको मुख्यालय से अटैच किया जाएगा या लखनऊ भेजा जाएगा या ऐसी साइडलाइन पोस्टिंग दी जाएगी जहां उनके काम चलते रहे। लेकिन हाँ, अच्छे अफसरों की तैनाती निश्चित तौर से चुनाव से पहले सरकारें करती हैं। देखिए 2024 में एक ये भी फैक्टर बहुत ज्यादा प्रबल रहा था कि लोगों को बहुत शिकायतें थी प्रशासन से, इस वजह से भी बड़ा नुकसान भारतीय जनता पार्टी को उठाना पड़ा। सर 20 सेकंड में जवाब दीजिएगा।
नहीं, बिल्कुल है। ये तमाम जगह से सब लोगों को था कि ब्यूरोक्रेट से आप चुनाव जितवा लीजिए, ब्यूरोक्रेट से आपके चुनाव जीतेंगे, लड़ेंगे। इस बात का ध्यान मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी रखेगी, और यही तरीका है कि अधिकतर अधिकारियों के बीच जाकर के प्रवास की बातें चल रही हैं। चीफ सेक्रेटरी ने भी पत्र लिखा है कि विधायक और सांसदों को वो सम्मान देना है जैसे चीफ सेक्रेटरी को सम्मान देना है, उनका प्रोटोकॉल बताया गया है। ये सब बातें भारतीय जनता पार्टी अच्छे से समझती है, और वो नहीं चाह रही है कि पहले ब्यूरोक्रेट्स हैं, कुछ हावी हैं, ये मैं मानता हूं। भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता इसको स्वीकार भी करते हैं, बिल्कुल। इसका इलाज पहले भारतीय जनता पार्टी को बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर कौशिक हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। और इसी बीच आपको एक और बड़ी खबर दी थी, जहां कल मिर्जापुर दौरे पर जाएंगी सीएम रेखा गुप्ता। मां विंध्यवासिनी के दर्शन करेंगी सीएम रेखा। दोपहर 1:30 से 3 बजे तक विंध्याचल में रहेंगी रेखा गुप्ता। दिल्ली सीएम के प्रस्तावित दौरे को लेकर तैयारियां तेज हो चुकी हैं। तो मां विंध्यवासिनी के दर्शन करेंगी। दोपहर 1:30 बजे से 3 बजे तक विंध्याचल में रेखा गुप्ता रहेंगी। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता दिल्ली सीएम के प्रस्तावित दौरे को लेकर तैयारियां तेज हो चुकी हैं। उनके दौरे को लेकर तैयारियां तेज हो चुकी हैं, और कल मिर्जापुर दौरे पर जाएंगी सीएम रेखा गुप्ता। बता दें कि दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं, मां विंध्यवासिनी के दर्शन के लिए जाएंगी, और कल दोपहर 1:30 बजे से 3 बजे तक विंध्याचल में ही रहेंगी रेखा गुप्ता। कल शनिवार का दिन है, और रेखा गुप्ता मां विंध्यवासिनी के दर्शन करेंगी, आशीर्वाद लेंगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री का ये दौरा, उनकी दौरे को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। मां के दर्शन भी करेंगे, और कल मिर्जापुर के दौरे पर रहेंगी। मां विंध्यवासिनी के दर्शन करेंगी मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता। दोपहर 1:30 बजे से 3 बजे तक विंध्याचल में रहेंगी सीएम रेखा गुप्ता। कल मिर्जापुर दौरे पर जाएंगी सीएम रेखा गुप्ता। चलिए अब आपको सीधे बिजनौर लेकर के चलते